नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के नॉवेल विलियम गोल्डन के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के पहले चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ द शेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में घुसने से पहले चलिए 1 मिनट इसके लेखक विलियम गोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, गोल्डिंग एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जंग में इंसानियत का वो डरावना चेहरा देखा था ना, और उन्हीं अनुभवों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अगर समाज के सारे नियम कानून हटा दिए जाएं तो इंसान आखिर क्या बन जाता है। यही सवाल इस पूरी किताब की जान है। आज हम इस चैप्टर के 5 बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। इनसे हमें इस कहानी की दुनिया और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बुनियाद को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन क्रैश से। सारे बच्चे एक सुनसान आइलैंड पर फंसे हुए हैं और यहीं पर हम सबसे पहले 2 बिल्कुल अलग अलग किरदारों से मिलते हैं। ये है राल्फ। गोल्डिंग उसे फेयर हेयर वाला लड़का बताते हैं, यानी सुनहरे बालों वाला, और जिस तरह से वो आत्मविश्वास से चल रहा है उसे देखकर आपको पहली ही नजर में लगेगा, हाँ भाई, यही है इस कहानी का हीरो। और फिर आता है पिगी। वो राल्फ से कद में छोटा है, काफी मोटा है, उसे अस्थमा है और वो अपने मोटे चश्मे के बिना देख भी नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि कैसे वो राल्फ से एकदम उलट है। अच्छा, तो इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। राल्फ और पिगी सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं है, ये लोग 2 अलग अलग आइडियाज को भी दिखाते हैं। राल्फ आप कह सकते हैं एक लीडर की तरह है, एक्शन लेने वाला, करिश्माई, और वहीं दूसरी तरफ है पिगी, जो अपनी समझदारी और लॉजिक से सिविलाइजेशन की, मतलब सभ्यता की बुद्धि और विवेक को दिखाता है। कहानी की शुरुआत में ही इन दोनों का मिलना असल में एक्शन और सोच के बीच के टकराव की नींव रखता है। ये बातचीत उनके रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। पिगी बेचारा हिम्मत करके अपना राज बताता है, ये सोचकर कि शायद रैल्फ उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। पर रैल्फ क्या करता है? वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो दिखाता है कि वो अभी कितना इमेच्योर है, कितना नासमझ है। बस यहीं से उनके कॉम्प्लेक्स रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं उस एक चीज की जो इस चैप्टर में मिलती है और जो पूरी कहानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है शंख, जिसे यहाँ कॉन्च कहा गया है। तो जब उन्हें ये शंख मिलता है ना, तो पिगी ही वो पहला इंसान है जो झट से उसकी कीमत और उसका इस्तेमाल पहचान लेता है। उसे याद आता है कि उसके घर के पास कोई इसे कैसे बजाता था। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि पिगी अभी बाहरी दुनिया के नियमों और सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आप समझिए, ये कॉन्च सिर्फ एक शंख नहीं है, नहीं, ये सिविलाइजेशन का, डेमोक्रेसी का और अपनी बात कहने के अधिकार का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये उन सारे रूल्स और उस डिसिप्लिन को दिखाता है जो ये बच्चे अपनी पुरानी दुनिया में पीछे छोड़ आए हैं। इस पल की ताकत को महसूस कीजिए। जब रैल्फ शंख बजाता है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो असल में इधर उधर बिखरे हुए लड़कों को एक साथ बुलाकर एक समाज को, एक सोसाइटी को जन्म दे रहा है। ये इस पूरी अराजकता में व्यवस्था लाने की पहली कोशिश है। शंख की आवाज काम कर जाती है। आइलैंड पर जितने भी लड़के बचे थे सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और यहीं से एक समाज बनाने की उनकी पहली सीरियस कोशिश शुरू होती है। और तभी एंट्री होती है जैक मेरिड्यू और उसकी टोली की। वो सब एक साथ एकदम मिलिट्री की तरह मार्च करते हुए आते हैं। उनकी काली यूनिफॉर्म उन्हें बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ा डरावनी दिखाती है। पहली ही झलक में ये एक बहुत ही अनुशासित लेकिन तानाशाही ग्रुप लगता है। अब सारे लड़कों के सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, हमारा लीडर कौन बनेगा, चीफ कौन होगा? ये उनका पहला बड़ा फैसला है और यहीं से कहानी का पहला बड़ा टकराव भी शुरू होता है। तो सवाल ये है कि रैल्फ को ही लीडर क्यों चुना गया? सोचिए, जैक ज्यादा रौबदार था और पिगी सबसे समझदार, फिर भी लड़कों ने रैल्फ को चुना। क्यों? क्योंकि वो दिखने में अच्छा था, उसके अंदाज में एक शांति थी और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में वो कॉन्च था जो अब तक पावर का सिंबल बन चुका था। चुनाव हारते ही जैक का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। ये पल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें उसके टूटे हुए घमंड और भविष्य में रैल्फ के साथ जो उसका टकराव होने वाला है उसका पहला साफ संकेत देता है। अच्छा, तो चीफ बनने के बाद रैल्फ अपना पहला फैसला लेता है। वो कहता है कि हम आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, ये पक्का करने के लिए कि क्या हम यहाँ सच में अकेले हैं। इस पहले खोज के लिए 3 लड़के चुने जाते हैं, रैल्फ, जैक और साइमन, और यही तीनों कहानी के, आप कह सकते हैं, मेन पिलर बन जाते हैं। लेकिन पिगी को फिर से मना कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम इस काम के लिए फिट नहीं हो।
यहाँ एक बार फिर आप देखिए, बुद्धि और तर्क को साइडलाइन कर दिया जाता है। जब ये तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो एक सुनसान आइलैंड पर हैं, तो वो डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक जीत का एहसास होता है। रैल्फ कहता है, ये हमारा है। उनके अंदर एक मालिक होने की, एक ओनरशिप की फीलिंग जाग जाती है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे जरूरी मोड़। उन्हें झाड़ियों में फंसा एक छोटा सुअर मिलता है। जैक, जो खुद को शिकारी बताता है, उसे मारने के लिए अपना चाकू उठाता है, लेकिन वो हिचकिचा जाता है। वो उस मासूम जानवर को मार ही नहीं पाता। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सभ्यता के नियम, मोरालिटी, वो अभी भी उस पर हावी। अपनी इस हिचकिचाहट पर शर्मिंदा होकर जैक कसम खाता है, अगली बार कोई रहम नहीं होगा। ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली भयानक घटनाओं का एक डरावना इशारा है। ये दिखाता है कि जैक अब हैवानियत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने का फैसला कर चुका है। तो कुल मिलाके ये पहला चैप्टर कहानी के जो मेन संघर्ष हैं उनकी नींव रखता है। सभ्यता बनाम हैवानियत, व्यवस्था बनाम अराजकता और लीडरशिप बनाम तानाशाही। यहीं से पूरी कहानी का स्टेज तैयार हो जाता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैक सुअर को इसलिए नहीं मार सका क्योंकि चाकू को नीचे लाना और एक जिंदा चीज में घोंप देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होगा जिससे ये सोच बदल जाएगी? आगे क्या होता है, ये जानने के लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ते रहिए और ऐसी ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।